Welcome children. Now we are about to finish this unit National Income Accounting. कुछ एक टॉपिक्स हैं जो मैं आपको अब क्लियर कर देता हूं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर के आया हूं आज इस वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, प्रिकॉशंस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। हमें क्या चीजों का ध्यान रखना है जब भी हम डोमेस्टिक या नेशनल इनकम को काउंट कर रहे हैं। यहां इसका मतलब है कि आपको एग्जामिनर कुछ ट्रांजैक्शंस बताएगा, कोई ट्रांजैक्शंस पूछे जाएंगे और उसमें वो जानने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रांजैक्शंस नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होने चाहिए या नहीं। सो माय चिल्ड्रन, the main thing is that you go with the definitions of domestic income and national income. As you already know that what is national income? It is the income, factor income in the form of rent, interest, wages, profit earned by the normal resident within a domestic territory plus factor income from abroad. As I use the word normal resident of country, it is mainly used when we are referring to the national income, but when we are referring to the domestic income, we are using the domestic territory, mainly domestic territory. So when we are defining domestic income, we said that it is a factor income generated within the domestic territory. Who generates? इससे कोई लेना देना नहीं है। If foreigners are generating within the domestic territory, जो मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल बाउंड्री हो सकती है, हमारी इंडियन एम्बेसीज हो सकती हैं, 200 नॉटिकल माइल्स जो है ओशन जो एरिया है उसको अगर हम लेते हैं वो हो सकता है, या फिर हमारे जो एरोप्लेन्स हैं, एयरलाइंस हैं या शिपमेंट्स हैं वो ट्रेवल कर रही हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, ये सब डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो इसमें कोई मतलब नहीं है कि वो इनकम कौन जनरेट कर रहा है, वेदर द इनकम इज जनरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ दिस कंट्री और द नॉन रेजिडेंट और द फॉरेनर ऑफ एनी अदर कंट्री। लेकिन अगर वो डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम जनरेट हो रही है तो डोमेस्टिक का पार्ट है। बट इन नेशनल इनकम व्हाट वी आर कंसीडरिंग द इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। तो सबसे पहली बात, जब भी हम प्रिकॉशंस की बात करेंगे या कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जिनको इंक्लूड करना है या नहीं करना है, इस बारे में जब हम बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये डेफिनेशन को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। इनकम जनरेशन मतलब आपका प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है, तो कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विस आपका प्रोड्यूस होना चाहिए, तभी हम उसे इंक्लूड करते हैं। अब इसको और ज्यादा क्लियर करेंगे, जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट ले लिए हैं। मैं यहाँ इनको कह रहा हूँ आइटम्स नॉट इंक्लूडेड और यू कैन से एक्सक्लूडेड, हम बाहर रखेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो इसमें कौन कौन से हैं, जैसे कि सबसे पहले, और ये मैं बीच में बताता चला गया हूं, जब भी मैंने कैलकुलेशंस आपको सिखाए हैं, फॉर्मूले आपको बताए हैं, उसमें मैं हमेशा इस बारे में चर्चा करता गया। ट्रांसफर इनकम या आप ट्रांसफर पेमेंट्स कहते हैं। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर ये ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट क्या है? दोनों एक ही चीज है। यदि आप रिसीव कर रहे हैं तो इनकम हो जाएगी, अगर आप किसी को पे कर रहे हैं तो पेमेंट हो जाएगी। ट्रांसफर इनकम, जैसा कि नाम से आप देख रहे हैं, इट इज नॉट जनरेटेड इनकम। दिस टाइप ऑफ इनकम इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन पर्सन टू इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट टू द पर्सन और इंस्टीट्यूट टू द इंस्टीट्यूट। फॉर एग्जाम्पल, गिफ्ट्स की हम बात कर लें, चाहे पेरेंट्स अपने बच्चों को गिफ्ट दे रहे हैं, चाहे बच्चे अपने पेरेंट्स को, दोस्तों को गिफ्ट दे रहे हैं, या पेरेंट्स पॉकेट मनी दे रहे हैं। अभी देखिए जैसे कि बड़ा संकट का समय चल रहा है, कोरोना का समय है, कई लोगों की नौकरियां जा चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो सरकारें वहां मदद कर रही हैं। अमेरिका में कितने ही रुपए का 600 बिलियन डॉलर्स के करीब जो है पैसा अनएम्प्लॉयमेंट एलोवेंसेस के लिए उन्होंने इशू किया। यानी जो बेरोजगार भत्ता जिसे हम कहते हैं, लोगों के पास जब काम नहीं होता है तो टेम्परेरी बेसिस पर सरकार उन्हें कुछ फाइनेंशियल हेल्प
गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। ऐसे ही और भी कई आप एग्जांपल्स ले सकते हैं। ओल्ड एज पेंशन है, सरकार के लिए किसी ने भी काम नहीं किया है लेकिन फिर भी क्योंकि वो वृद्ध है, अब अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है, कोई काम काज करने के लिए सक्षम नहीं है, तो ओल्ड एज पेंशन उनको दी जाती है। तो ये सारी आपकी ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट कहलाती है। तो ऑल दोज फाइनेंशियल हेल्प for which person is not giving any services or not doing work or not produce anything is known as transfer income. It is just a transfer of income from one person to another. Under the transfer income you can also take the income from the shares and bonds. वो भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं, उसे मैंने नीचे लिखा है, मैं अभी बता ही रहा हूँ उसको। दूसरा हम लेते हैं कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक वेल्थ टैक्स, डेट ड्यूटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस etc. Compulsory transfer payment, these are the payments which is going to the government, और ये हमें कंपल्सरी करनी है पेमेंट्स, लेकिन इसे हम इंक्लूड नहीं करते हैं बिकॉज दीज आर ऑल्सो ट्रीटेड एज ए ट्रांसफर इनकम। जैसे कि वेल्थ टैक्स की हम बात करें या डेट ड्यूटी की हम बात करें, तो ये प्रीवियसली जो पैसा अर्न किया हुआ है उसी में से दिया जाता है, तो उसको करंट ईयर में प्रोड्यूस नहीं किया गया है, जनरेट नहीं किया गया है, इसलिए हम उसे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इनकम टैक्सेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो हम देख ही चुके हैं कि जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट करते हैं, लेकिन सब्सिडीज को हम ऐड करते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर आल्सो नॉट इंक्लूडेड। तो हमने देखा कि ट्रांसफर इनकम आप इंक्लूड नहीं करेंगे, गिफ्ट हो सकता है, रेमिटेंसेस होता है। देखिए बाहर कई सारे लोग रहते हैं अब्रॉड में, वो अपनी फैमिलीज को पैसा भेजते हैं, रेमिटेंसेस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कई बार ये आ जाता है, तो वो आपको ऐड नहीं करना है। अनएम्प्लॉयमेंट एलोवेंसेस हैं वो आपको ऐड नहीं करने हैं, ओल्ड एज पेंशन आपको ऐड नहीं करनी है, पॉकेट मनी आपको ऐड नहीं करनी है, गिफ्ट आपको ऐड नहीं करना है। दूसरा कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट्स, वेल्थ टैक्स है, डेट ड्यूटी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये आपको ऐड नहीं कराना है, ना नेशनल में ना डोमेस्टिक में। फिर आपके पास आ रहा है थर्ड, विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स जैसा कि नाम देख रहे हैं, विंडफॉल अचानक से जो पैसा आ गया एकदम से, जाहिर सी बात है ऐसे पैसे हो सकते हैं लॉटरी से, या फिर हॉर्स रेसिंग लोग करते हैं, या किसी प्रकार का कोई जुआ खेल दिया गया है, कुछ भी हो, कहीं से भी पैसा इस तरह से आया जो एकदम अचानक से आया है, विंडफॉल आया है। द पर्सन डिड नॉट प्रोड्यूस एनी गुड्स और सर्विसेज फॉर दिस टाइप ऑफ इनकम एंड फॉर दिस रीजन दीज आर नॉट गोइंग टू बी एडेड ईदर इन डोमेस्टिक इनकम और इन नेशनल इनकम। तो विंडफॉल गेन का पैसा भी हम ऐड नहीं करेंगे। किसी प्रकार के गेम से आप पैसा जीत रहे हैं, लॉटरी से आप पैसा जीत रहे हैं, तो ये भी ऐड नहीं होगा। चौथा, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज। इलीगल एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं? जैसे कि चोरी, थेफ्ट, स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, दीज आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। द रीजन बिहाइंड इज अवॉइड सोशल डिस्टिंक्शन। उससे भी ज्यादा बड़ा कारण ये है कि इनकी कैलकुलेशंस पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि ये रिकॉर्डेड इनकम नहीं है, कहीं पर इनको रिकॉर्ड नहीं है, तो गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि इस इनकम की कैलकुलेशन, एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो है वो निकाल सके। दूसरा कारण, जैसे मैंने कहा, सोशल डिस्टिंक्शन। अगर हम इस तरह की इनकम को नेशनल इनकम में जोड़ेंगे जो कि हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में यूज होती है, तो सीधा एक मैसेज जाता है समाज में कि इस तरह के कार्यों को भी हम बढ़ावा दें, यानी उन्हें बढ़ाएं, जो कि समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो सोशल डिस्टिंक्शन ना हो, इसके लिए भी सरकार इस तरह की इनकम जो इलीगल एक्टिविटीज से आती है उन्हें ऐड नहीं करती, असंवैधानिक, जो संविधान के अंतर्गत मान्य नहीं है। इसी प्रकार पांचवा आपका आ रहा है इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल नोन अबाउट दिस कॉन्सेप्ट अंडर द एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। Intermediate consumption is not under the value added method. What is the formula? Value of output जो है वो हम निकाल रहे हैं सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, प्रोडक्शन प्रोसेस में जो आपका खर्चा हो रहा है, उसे हम ऐड नहीं करते। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपको दिमाग पर ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक स्टेटमेंट आ गया कि स्विंग मशीन की दुकान पर एक व्यक्ति है, वो स्विंग मशीन बेच रहा है, तो ये स्विंग मशीन को बेचना जो है वो ऐड होगा या नहीं होगा?
तो आप देखेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड के मुकाबले का हम बात करें तो ये फाइनल कंजम्पशन नहीं है, क्योंकि वो सेल कर रहा है। सेल कर रहा है तो प्रॉफिट ऐड कर रहा है, वैल्यू ऐड कर रहा है, तो हम इसे नहीं लेंगे। लेकिन अगर एक स्विंग मशीन जो एक व्यक्ति खरीद कर अपने घर पर ले जाता है तो ये उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, तब आप उसे इंक्लूड कराएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप अपने घर में दूध मंगा रहे हैं तो इसको आप ऐड करेंगे। कंजम्पशन ऑफ मिल्क, ये फाइनल कंजम्पशन है। लेकिन अगर कोई रेस्टोरेंट ऑनर उसी प्रकार से दूध को मंगवा रहा है अपने रेस्टोरेंट में, अपने होटल में, तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया, उसकी वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड में जुड़ जाएगी। अगर हम बार बार इस तरह की वैल्यूज को लेंगे तो ये डबल काउंटिंग की तरफ जाता है। सो इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर शुड आल्सो नॉट बी इंक्लूडेड। नंबर 6, सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स, यहां पर इसका मतलब हो रहा है कि शेयर्स, बॉन्ड्स जो बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, उसे भी हम ऐड नहीं करेंगे। जब मैंने अपना पहला पॉइंट आपको डिस्कस किया था तब मैंने कहा था कि ट्रांसफर इनकम के रूप में हम शेयर्स को भी देखते हैं, बॉन्ड्स को भी देखते हैं। ये इनकम ट्रांसफरेबल है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर हो रही है, इनके पीछे कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। नन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड फॉर द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स, and for this reason we are not including it. But if the income is generating from the dividend distribution, dividend which is distributed on the profit, which means that goods and services are produced and sold, तो वो डिविडेंड हम ऐड करते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है। इनकम मेथड में हमने देखा था प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स और डिविडेंड। तो डिविडेंड आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो भी तब जब प्रॉफिट नहीं दिया हो। अगर प्रॉफिट है तो हम उसे भी ऐड नहीं करेंगे। तो ये प्रिकॉशंस हैं, ये ध्यान रख लें। और ये 6 मार्क का क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। तो शेयर्स और बॉन्ड से होने वाली इनकम, इसे भी हम ऐड नहीं करेंगे। सेकंड लास्ट, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड। देखिए, मैंने जो बाइक खरीदी है वो अगर मैंने 2008 में खरीदी है तो उसकी ऑलरेडी कैलकुलेशन हो गई है। जिस साल मैंने उसे खरीदा उस साल वो बनी थी, और जब मैंने उसे खरीदा तो उसकी कैलकुलेशन हो गई। लेकिन 2008 के बाद में जब मैं उसे 2012 में, 2014 में कभी भी उसे वापस बेचता हूं तो ये सेकंड हैंड है। इट्स वैल्यूएशन इज ऑलरेडी एडेड व्हेन द गुड वाज प्रोड्यूस इन द ईयर और परचेज इन द ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसका ऑलरेडी कैलकुलेशन हो चुका है। इसलिए सेकंड हैंड गुड से होने वाली इनकम नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उस साल की, उस अकाउंटिंग ईयर के लिए है। वापस हम आ जाते हैं अपनी डेफिनेशन पर। अगर आपने डेफिनेशन अपने दिमाग में डाल ली है तो आप देखिए कि बिल्कुल भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सो डोमेस्टिक इनकम इज द वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी फॉर एन अकाउंटिंग ईयर। तो ये सेकेंड हैंड गुड की इनकम हम ऐड नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ प्रिकॉशन याद रखना है, अगर कोई व्यक्ति इस तरह के गुड्स को बेचने में आपकी मदद करता है, यानी वो कमीशन लेता है, कोई कमीशन एजेंट है, तो उसकी इनकम को हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट सर्विस वो दे रहा है। तो डेफिनेटली हम उसे ऐड करेंगे, लेकिन सेकेंड हैंड गुड से होने वाली इनकम ऐड नहीं करेंगे। नॉन मार्केट ट्रांजेक्शंस, नॉन मार्केट ट्रांजेक्शंस ऐसे हैं जिन्हें हम मार्केट वैल्यूएशन पर नहीं ले सकते। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, बहुत ध्यान से इस बात को समझ लेना। एक फार्मर है, मान लीजिए फार्मर ने 100 किलो गेहूं पैदा किया। 100 किलो गेहूं में से उसने क्या किया कि 50 किलो गेहूं तो मार्केट में बेचने के लिए ले गया और 50 किलो गेहूं उसने अपने घर में रख लिए। वीट उसने अपने घर में ओन कंजम्पशन के लिए रख लिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि जो वीट वो मार्केट में बेच रहा है, उस वैल्यूएशन पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं उस वीट को भी जो उसने घर में रिटेन कर लिया है अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए। सो हियर द मार्केट वैल्यूएशन इज पॉसिबल। सो द प्रोडक्शन फॉर ओन कंजम्पशन बाय द फार्मर कैन बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड सो इट इज इंक्लूडेड। बट मदर इज गिविंग सर्विस टू हिज सन और डॉटर और द फैमिली मेंबर can't be calculated, so its valuation is not possible. ये invaluable
सर्विस है, इसे हम काउंट नहीं करते हैं और इसकी काउंटिंग भी पॉसिबल नहीं है। इट्स ए इमोशनल थिंग, वी कैनॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द सर्विसेज गिवन बाय द मदर टू द फैमिली मेंबर। लाइकवाइज एक टीचर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है तो हम उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। कोई डॉक्टर अपने ही फैमिली मेंबर्स को ट्रीट कर रहा है तो हम उसे मॉनेटरी वैल्यूएशन में कैलकुलेट नहीं करते। इट इज नॉट पॉसिबल एंड फॉर दीज नॉन मार्केट ट्रांजेक्शंस वी आर नॉट एडेड इन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। तो कुछ एक बातें हैं जिन्हें आप ध्यान रखें। ये बिल्कुल आप इसे देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख लीजिएगा कि क्या ऐसे आइटम्स हैं जो इंक्लूड होंगे ही नहीं डोमेस्टिक में और नेशनल में। अब कुछ और प्रिकॉशंस मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मैं इसको लिख के ही बता देता हूं आपको। Suppose you will get a statement that salary received by Japanese in Indian Embassy in Japan। अब आपको एक स्टेटमेंट, एक ट्रांजैक्शन दे दिया है, सैलरी रिसीव्ड बाय जापानीज इन इंडियन एम्बेसी इन जापान। अब आपको पूछा जा रहा है कि ये नेशनल इनकम का पार्ट है या डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। सोचिए जरा, एक जापानीज है जो कि इंडियन एम्बेसी वो जापान में लोकेट कर रही है, टोक्यो में लोकेट कर रही है, वहां वो व्यक्ति काम करता है इंडियन एम्बेसी में। तो उसकी ये इनकम किसका पार्ट होगी, नेशनल इनकम का पार्ट होगी या डोमेस्टिक का पार्ट होगी। तो आपको अब डेफिनेशन के थ्रू जाना है। जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, द इनकम मस्ट बी जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो अब बताइए यहाँ डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये जो इंडियन एम्बेसी है ये आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी है। और हम क्या कहते हैं, अगर डोमेस्टिक टेरिटरी में कोई इनकम जनरेट हो रही है तो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। तो यहाँ ये इनकम जो रिसीव की है जापानीज ने, ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट हो गई। आप कहेंगे क्यों हो गई, क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी में है। इंडियन एम्बेसी इज ए डोमेस्टिक टेरिटरी। बट इफ द क्वेश्चन आस्क्ड वेदर इट इज included in national income or not. So what is the definition here for national income? The income in the form of rent, interest, wages, salary जो भी है, profit है, generated by normal resident of a country। तो क्या जापानीज एक हमारे यहाँ पर नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का हो सकता है? नहीं, ये फॉरेनर। तो यहां पर ये जापानीज कौन है, फॉरेनर। So who is earning here income? A foreigner. So this income belongs to factor income to abroad. Factor income to abroad, which is excluded from national income. तो ये इनकम नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगी। तो आप इस बात को समझिए। यहाँ पर ये ट्रांजैक्शंस आपको कुछ घुमाकर भी दिया जा सकता है। मान लीजिए ये आपको यहाँ पर दे दिया, ये जापानीज नहीं है, जापानीज की जगह लिख दिया इंडियन, लेकिन यहाँ इंडियन की जगह हो गया जापान एम्बेसी इन दिल्ली। अब देखिए मैंने उलट दिया, मैंने पूरा सेंटेंस उलट दिया। आप देखिए, सैलरी रिसीव बाय एन इंडियन। मान लीजिए मैं इंडियन हूं और मैं दिल्ली में काम करता हूं, लेकिन कहां कर रहा हूं, जापान एम्बेसी में। तो जापान एम्बेसी, इज द जापान एम्बेसी इज डोमेस्टिक पार्ट ऑफ इंडिया? नो, ये दिल्ली में है, लेकिन फिर भी ये जापान की टेरिटरी का पार्ट है, इंडिया की टेरिटरी का पार्ट नहीं है। सो एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी आई एम वर्किंग, इंडियन इज वर्किंग in Japan,
तो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है, इसलिए वो मेरी इनकम या डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होगी। लेकिन दिस इनकम आई एम अर्निंग फ्रॉम द जापानीज एम्बेसी, सो it is the income from abroad and I am a normal resident of this country, so my income is going to be added here in national income. Got it? It's very important. बार बार इस वीडियो को देखिए, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, बात मेरी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई है। ये 6 मार्क क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से देखें। और क्या इंक्लूड नहीं होगा वो दिमाग में रखिए। नंबर 1, इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं होता है, दिमाग में रखिए, ठीक है ना। ट्रांसफर इनकम्स नहीं होती है, शेयर से इनकम नहीं होती है, सेकंड हैंड गुड्स से नहीं होती है। तो सारी चीजें आप बार बार देखिए, समझिए। कोई दिक्कत हो तो मुझसे आप कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछिए, मैं आपके जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।